नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसका सवाल बहुत दिनों से भाजपा के भीतर पूछा जा रहा था। वो सवाल ये था कि एंटी इनकम्बेंसी की काट क्या होगी। बीजेपी के भीतर जो कुछ चल रहा है उस हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी की काट ढूंढने के बहुत निकट वो पहुँच गया है। उसकी वजह ये कि एक तो उन्होंने अपने सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है और इसके चलते हारी हुई सीट पर उनको मोर्चा दिया है। दूसरी उन्होंने काट ढूंढी वो कि लगभग 60 सिटिंग एमएलए, वर्तमान में जो विधायक है, उनके टिकट काटे जाएंगे, ऐसी खबरें हैं। इसका मतलब कि बीजेपी 60 लोगों को टिकट काटकर, जो अंदर खाने से खबर आ रही वो ये कि युवाओं को टिकट देगी। यानी जो यंग ब्लड है, जो नए मतदाता हैं, जो पहली बार का वोट करने वाले वोटर हैं, उनको वो साधने की कोशिश करेगी। और लगभग 60 ऐसे उम्मीदवार होंगे जो युवा होंगे, 30 साल 35 साल के आसपास उनकी उम्र हो सकती है, 40 के भीतर की संख्या उनकी आ सकती है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी की काट उन्होंने ढूंढी है। और दूसरी जो खबर जो आ रही है वो कांग्रेस खेमे से, वो ये कि कांग्रेस ने लगभग 150 प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं, अभी घोषित नहीं किए, तय कर लिए। और इनकी घोषणा जब प्रियंका गांधी की सभा होगी जन आक्रोश रैली के समापन पर 5 अक्टूबर को, उसके बाद यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस एकदम से धमाका करेगी और लगभग 150 प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस कर सकती है। यानी बीजेपी ने 3 किश्तों में जो घोषणा की है, 39 एक बार, और तीसरी बार में सिर्फ एक प्रत्याशी मनमोहन शाह भट्टी की बेटी के टिकट दिया है। अब चौथी सूची की प्रतीक्षा भाजपा में है और उस सूची को लेकर कहा जा रहा है कि 60 लोगों के नाम कट सकते हैं जो सिटिंग एमएलए हैं। सवाल ये है कि उसके बाद कौन, तो उसके बाद कौन में उत्तर यह निकल रहा है कि युवा चेहरे सामने लाए जाएंगे। तो इसी पर विस्तार से बात कि एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ भाजपा ढूंढने के बहुत करीब पहुंच गई है और अंदर खाने में कहा जा रहा है कि उन्होंने तोड़ ढूंढ लिया है। इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, श्री रविंद्र कैलासिया जी, और स्काइप पर इंदौर से जुड़ेंगी मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगली जी। चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ की ये जो मामला है, 20 साल की बीजेपी सरकार अगर 18 महीने की कांग्रेस सरकार को छोड़ दे तो 20 साल का कार्यकाल बहुत बड़ा कार्यकाल होता है। लोग 5 साल के मुख्यमंत्री से या 5 साल की सरकार से बोर हो जाते हैं। कई राज्यों में तो ये है भी कि 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी सरकार। पड़ोसी राज्य राजस्थान इसका उदाहरण भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में 20 साल में सिर्फ 18 महीने में कांग्रेस की सरकार आई और वो भी अपदस्थ हो गई, यानी गिरा दी गई। और बीजेपी की सरकार चौथी बार बनी और उसमें भी खास बात है कि चौथी बार भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ही बने, जिनको बहनों का भाई और उनके बच्चों का मामा कहा जाता है। गरीब गुरबा का वो चेहरा है, किसानों के वो हिमायती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का भी चेहरा पुराना हो गया है। लेकिन जो नए चेहरे हैं वो कहाँ से लाएंगे, खासतौर से विधायकों के मामले में। तो जो खबर है शर्मा जी वो ये भी है कि लगभग आधे मंत्रियों के टिकट कटेंगे। जो 60 सिटिंग एमएलए के टिकट कटने वाले हैं उसमें लगभग 15 ऐसे हैं जो टिकट या तो काट दिए जाएंगे या वो खुद कह सकते हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना। इसमें एक खबर ये भी है कि यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि वो शिवपुरी से चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि उम्र के लिहाज से, सेहत के लिहाज से वो चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कारण में ये भी बताया कि 4 बार वो कोविड की शिकार हुई है, इसलिए वो चुनाव का जो एक तरह से थकाने वाला प्रचार होता है उसको वो शायद स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। ये भी एक खबर है। आपकी राय, बीजेपी नए चेहरों को उतार सकती है, युवाओं को उतार सकती है और 60 सिटिंग एमएलए के टिकट काट सकती है, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी की काट है? देखिए, निश्चित रूप से ये कुछ टिकट तो कटेंगे जी। और उसमें से 60 का फिगर तो थोड़ा सा अब देखेंगे कितने कटते हैं, लेकिन 10 से 15 लोग थोड़ा ऐसे सा हैं। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है कि कम हाँ, है? मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। जी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। जी जी देखिए, कुछ तो टिकट बदलेंगे और कुछ टिकट कटेंगे। जी तो ये अब कितना फिगर होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन 10 से 15 विधायक ऐसे हैं जो अपनी स्वेच्छा से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जैसे आपने यशोधरा जी का तो आपने खुद भी नाम ले लिया है। जी। तो 10 से 15 ऐसे विधायक हैं जो खुद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, स्वास्थ्य के कारणों से या जो भी उनके उसके पीछे कारण हो। उसमें से 2-3 विधायक तो ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि उनके किसी परिवार में किसी को टिकट मिल जाए, उनके पुत्र को या किसी को भी टिकट मिल जाए। जी। इस तरीके से ये स्थिति बन रही है। तो और इसमें भी कोई शक नहीं कि कुछ नए नामों को मौका जरूर दिया जाएगा और उसका ये कारण है, अगर वो नए नामों को मौका देते हैं, यहाँ पर नए चेहरों को मौका देते हैं, तो इस पर हमको आश्चर्य व्यक्त नहीं करना चाहिए,
कितने बिल्कुल नए ये प्रयोग उन्होंने दिल्ली नगर निगम में भी किया है नए चेहरों का, उत्तर प्रदेश विधानसभा में पिछली बार भी किया था, उत्तराखंड में भी किया, गुजरात में भी किया, कर्नाटक में भी किया। तो नए चेहरों को आगे लाने का जो प्रयास है या वो उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। अब कितने नए चेहरे होंगे ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अभी लगभग 150 टिकट अभी बचे हुए हैं, जी एक कम 80 एक 79 टिकट डिक्लेयर हो गए हैं जी, 79 तो, टिकट जी, है ना, 89 79 टिकट डिक्लेयर हो गए हैं। तो बाकी अभी लगभग 150 टिकट बचे हुए हैं। वो 150 में से बीजेपी की जो 128 थी उसमें से 3 विधायकों के भी टिकट उन सीटों पर डिक्लेयर हो गए हैं जी। तो कुल मिलाकर के उसमें चेहरे तो नए होंगे और ये होना भी चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। जैसे ज्योतिरादित्य जी ने स्वयं पहल की है और एक मंत्री पहल कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के इस तरफ भी विचार होना चाहिए और एक अच्छी शुरुआत हो गई है। जी, मैं अगले दौर की बातचीत में आपसे ज़रूर पूछूंगा कि कुछ जगह जहां विधायकों के टिकट कट गए हैं वो बगावत कर रहे हैं, और पहली बगावत की जो आवाज़ आई है वो विंध्य से आई है। केदारनाथ शुक्ल ने कहा कि भाजपा ने अपनी हार का एक तरह से फरमान जारी कर दिया है। वो कभी ये कहते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया है और वहाँ से रीति पाठक को टिकट दिया जो सांसद है। तो अभी ये बगावत का एक चेहरा सामने आया केदारनाथ शुक्ल के रूप में। ऐसे जब टिकट कटेंगे, हम 60 का फिगर लेके चल रहे हैं तो 50 हो सकते हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की बीजेपी नहीं है। ये 60 का हम अनुमान लगा रहा, हो सकता है कि 70 टिकट काट दे, 80 टिकट काट दे, क्योंकि जो कल्पना नहीं कर सकते ये वहाँ उस चीज़ को छू कर आते हैं। तो मैं लौटूंगा अगली बातचीत में, आप इसका जरूर चाहें तो उत्तर दें। लेकिन हमारे साथ जुड़ी हैं इंदौर से जयश्री जी। जयश्री जी, आपका स्वागत है। इंदौर में तो एक नया नाम चौंकाने वाला है, हालांकि नाम तो पुराना, लेकिन उम्मीदवारी के लिहाज से चौंकाने वाला कैलाश विजयवर्गीय जी का। वो खुद कहते हैं कि मुझे तो 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम आ सकता है, और मैं खुद चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि अब जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, जिस ऊंचाई पर वो पार्टी के भीतर हैं, एक राष्ट्रीय महासचिव मोहल्ले मोहल्ले वोट मांगने जाएगा, हाथ जोड़ेगा, तो उनका माइंडसेट वैसा नहीं था। लेकिन पार्टी ने अगर उनको टिकट दिया है तो इसका मतलब कि कई लोगों को वो रिटायर करेगी और कई जो रिटायरमेंट की एज पर है उनको मैदान में उतारेगी। ये हमको देखने को मिला है कि कई उम्र दराज को टिकट दिए हैं, और हो सकता है कि कई उम्र दराज के टिकट कट भी जाए। आपकी राय, 60 अगर टिकट कटते हैं सिटिंग एमएलए के, तो वो क्या एंटी इनकम्बेंसी की काट होगी बीजेपी के लिहाज से? जयश्री जी। जयश्री जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही जी। जी, ये जो दूसरी लिस्ट आई है ये बहुत ही चौंकाने वाली लिस्ट है कुल मिलाकर। और भाजपा का देखिए एक ही फॉर्मूला है, उसको बस चुनाव यानी जीत, उसके लिए चुनाव यानी हार का सबब नहीं होता। वो हर तरह से चुनाव को जीतने के लिए अपने सारी चीजें जो है वो मैदान में उतारती है। सारे अपने जो ओल्ड गार्ड्स हैं, उसके जो पार्टी के स्टॉलवर्ट लीडर हैं, उसे सबको मोर्चे पे लगा दिया है। और रहा सवाल कैलाश विजयवर्गीय का या तमाम दूसरे बड़े नेताओं का, तो उनकी मानसिकता इसलिए भी नहीं हो सकती कि महामंत्री होने के बाद पार्टी के उन्होंने वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़वाया है, उसके इंचार्ज हो रहे हैं, उसके बाद एक गली गली घूम घूम कर उनका फिर से वोट मांगना, और एक किस्म का एक रिवर्स गियर है। पर समझना ये पड़ेगा कि भाजपा उस कॉर्पोरेट शैली में तब्दील हो चुकी है जहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत हाई स्केल पर मैनेजरियल पोस्ट दे दी गई है तो आप वापस कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। वो अलग सीओ लेवल पे जैसे देखिएगा पार्टी में एक अलग टाइप का कॉर्पोरेट कल्चर हमें दिखाई देता है कि उसका एक ही मकसद है और वो है चुनाव जीतना। और चुनाव जीतने के लिए वो अगर अपने पुराने फॉर्मूले को भी बदलने के लिए बड़ी शिद्दत से आगे आती है। जैसे पहले कहा गया था कि 40 से ऊपर के लोगों को टिकट पार्टी नहीं देगी, 50 के भीतर के लोग भी पार्टी में टिकट के लिए उम्मीदवार होंगे, या गुजरात फॉर्मूला था, या हमने दूसरे फॉर्मूले देखे हैं दूसरे स्टेट के, या संगठन के फॉर्मूले देखे हैं जहां पर पार्टी ने बिल्कुल नए और यंग लोगों को अध्यक्ष बनाया है। वहीं पर पार्टी अब 70 साल 68 ईयर ओल्ड लोगों को मैदान में झोंक रही है। तो ये बहुत ही एक अलग टाइप की केस स्टडी है, पॉलिटिकल केस स्टडी, जिसे हमें बहुत चौकन्ने होकर देखने की जरूरत है। जी जयश्री जी, दरअसल पार्टियां कुछ भी कहें, चाहे जो कहें, लेकिन आखिरी में जब वो टिकट देने की बात आती है तो फिर ये कहते हैं कि जो जीतेगा उसी को टिकट देंगे। जीतने के पहले वो जरूर, टिकट देने के पहले वो जरूर कहते हैं कि उम्र का एक दायरा बनाएंगे हम कि इस उम्र के लोगों को देंगे। कहीं वो ये कहते हैं कि हम
जो आपराधिक तत्व हैं उनको टिकट नहीं देंगे, कभी वो कहते हैं कि हम जातिवाद पर टिकट नहीं देंगे, लेकिन जब टिकट बंटने का मौका आता है तो फिर ये कहा जाता है कि कुछ भी कहें लेकिन टिकट तो हम कई बार जातिवाद पर देते हैं, क्षेत्रवाद पर देते हैं, और उम्र के लिहाज से भी वो 70 के पार वाले को टिकट भी देते हैं, और आचरण के लिहाज से कई बार वो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को भी टिकट देते हैं, डॉन टाइप के। तो ये तो कहने की बात होती है रविंद्र कैलासिया जी कि हम कई बार बातचीत करते हैं कि आप जो कह रहे हैं उस पर मत जाइए, आदमी क्या कर रहा है उस पर जाइए। हर पार्टी बात तो अच्छी करती है, लेकिन जब काम करने का मौका आता है तो फिर वो काम अच्छे नहीं कर पाती, उसी से लोगों को तोलना चाहिए। हर पार्टी कहती है कि हम महिला को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कौन सी पार्टी ऐसी जो 33% महिला को टिकट देती है, चाहे वो नगर निगम की बात हो, विधानसभा की, लोकसभा की। तो ये एक मुद्दा है कि कहें कुछ भी लेकिन टिकट तो देंगे जीतने वाले को। आपकी राय? राघवेंद्र जी देखिए, ये पार्टियां जो है राजनीतिक दल जो अपने हिसाब से सिद्धांत बनाते हैं और सिद्धांत उसको तोड़ते हैं। बिल्कुल। ये जो जब चुनाव आता है तब कुछ और बात करते हैं, चुनाव के पहले कुछ और बात करते हैं। यानी सारे मापदंड जो चुनाव के पहले जो तय किए जाते हैं वो चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद धीमे धीमे जो है बिल्कुल यानी नेस्तनाबूद हो जाता है। जैसे अभी कहा जा रहा था कि कोई बाहरी व्यक्ति जितने भी आएंगे उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, आसमान से उतर कर। ये एकमात्र जो अभी तीसरी लिस्ट में जो एकमात्र कैंडिडेट है मोनिका भट्टी, वो 10 दिन पहले आती है और उनको टिकट दे दिया जाता है। यानी कोई पार्टियों में कोई वो सिद्धांत नहीं है कि उस उस लकीर को जो पार नहीं करेंगे हम। वो चाहते हैं कि हम जो युवाओं को देंगे वोट, टिकट तो युवाओं का उनकी क्राइटेरिया, जो युवाओं की उम्र की जो सीमा रहती है वो कभी 40 हो जाती है, कभी 50 हो जाती है। यानी वो अपने हिसाब से सब तय करते हैं। रविंद्र जी वैसे तो कहते हैं कि लीडर चिर युवा होता है, वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। तो एक बात जो है सुंदरलाल पटवा जी ने खुद ने कहा था जी कि जो मैं किसी ने उनको बुजुर्ग नेता कह दिया था तो उनका कहना था कि मैं बुजुर्ग कहाँ हूँ, वो नाराज हुए थे काफी। यानी वो कोई अपने नेता जो है अपने आप को बुजुर्ग या युवा अधेड़ नहीं कहलाना चाहता। बिल्कुल, वो तो चिर युवा होता है। लेकिन आपने कहा कि मापदंड बनते हैं कहने के लिए, लेकिन जब टिकट बंटने की बात आती है तो वो सारे मापदंड एक तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि मापदंड बनते हैं टिकट काटने के लिए, क्राइटेरिया इसलिए बनाता है कि किसके टिकट काटना है, और जब टिकट देना होता है तो वो कहते हैं कि हमने तो कुछ मामलों में इसको शिथिल कर दिया है, अपवाद स्वरूप। तो ये बात रमेश शर्मा जी, जो मैंने आपसे कहा था कि आप चाहें तो उत्तर दे सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी वाला, और जहाँ ये बात आ रही कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ पार्टियाँ बोलती जरूर अच्छी बातें हैं, लेकिन जब आचरण की बात आती है तो बहुत कम पार्टियाँ उस पर काम कर पाती हैं। इस पर भी आपकी राय जरूर हो। देखिए, निश्चित रूप से चूँकि अब 20 साल में से अगर हम 15 महीने हटा दें तो भाजपा को 20 साल ये हो गया, इनकम्बेंसी तो है जी। और इस इनकम्बेंसी की झलक हमको 2018 के चुनाव में भी देखने को मिली थी। कितनी ऐसी सीटें हैं जिनको भाजपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 2018 में वो हार गए थे। तो उसका कारण कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की तटस्थता, असहजता और इनकम्बेंसी उसका एक कारण रहा होगा। तो इसलिए इस बार जो भाजपा बहुत ध्यान रख करके एक एक कदम उठाने की कोशिश कर रही है। ये जो उन्होंने बड़े बड़े नाम घोषित किए हैं, और ये जो अभी 8 बड़े नाम हम देख रहे हैं, 7 सांसद, 3 मंत्रियों सहित और राष्ट्रीय महामंत्री, यदि आने वाली लिस्ट में 1-2 और बड़े नाम हो तो उसमें हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 1-2 और कुछ बड़े नाम हो सकते हैं जिनकी चर्चा सुनने में आ रही है। तो ये सारी की सारी उसकी चीज़ रहती है। तो इसी तरीके से लीडरशिप का भी इसी तरीके से ये सारा का मामला है। तो कहीं ना कहीं भाजपा 2018 का जो अनुभव था उसके आधार पर वो थोड़ा सा फूंक फूंक करके कदम रख रही। अब टिकट देने और काटने का, ये बिल्कुल आपने सही कहा, जिसे टिकट देना होता है, रविंद्र जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा, उसका वो एक फार्मूला बना लेते हैं कि इनको ये टिकट देना और इस कारण से दिया, और जिसका काटना होता है उसका भी फार्मूला बना लेते हैं कि इसके कारण इसका टिकट काटा। तो कुल मिलाकर के इस समय टिकट देने और काटने का एक प्रकार से फार्मूले ही चल रहे हैं। मतलब जिस तरीके से, मतलब ये तो मुझे एक बहुत आश्चर्यजनक हुआ, जिस सीट से टिकट दिया है उन्होंने प्रहलाद पटेल को, वो जीती हुई सीट उनकी थी और प्रहलाद पटेल का भाई वहाँ से विधायक था जी। तो एक फार्मूला वहाँ पर निकाला, या किसी तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को रोकना होगा तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा। तो कहीं ना कहीं इसके सबके सिद्धांत हैं। तो राजनीतिक दल जो काम करते हैं
उसके फार्मूले बना के काम करते हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा, दोनों दलों के लिए, कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए भी। एक लंबे समय बाद हमने चूंकि स्वतंत्रता देखी, और परतंत्रता के दिनों में नारियों की, महिलाओं की क्या स्थिति थी वो किसी से छुपा नहीं है। धीरे धीरे जागृति आ रही है और धीरे धीरे टिकट बढ़ रहे हैं। आप अगर देखें कि 2013 की तुलना में 2018 में महिलाओं को ज़्यादा टिकट मिले, ठीक। और उसी तरीके से ये जो अभी भाजपा की 79 की सूची आई है, इसमें प्रतिशत देखें तो पिछले की तुलना में कम से कम मुझे 2-3% इसमें ज़्यादा टिकट दिख रहे हैं। इसमें 12 या 13 महिलाओं को दे दिया है, जबकि पिछली बार 12% थी। तो अगर 79 में 12 को दे दिया तो प्रतिशत 14-15 तक चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं टिकट तो बढ़ रहे हैं महिलाओं के। समय आएगा जब और भी टिकट बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। जयश्री जी, दरअसल बीजेपी ने, जैसा रमेश जी कह रहे हैं कि पिछले 2018 के चुनाव की हार से बहुत सबक लिया है, और हम कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के उन मुद्दों को छीन रहे हैं एक एक करके जो हार की वजह बन सकते हैं। जब कांग्रेस ने कहा कि हम महिलाओं के लिए पैसा देंगे 1000 रुपये, तब उन्होंने कहा कि हम 1000 बांटना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा हम गैस की टंकी 5000 रुपये की करेंगे, तो शिवराज सिंह चौहान ने 450 रुपये की गैस की टंकी कर दी। इसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो 1000 रुपये की रकम है जो प्रतिमाह बहनों के खाते में जा रही है, उसको 1250 कर दिया है, और उसको 3000 रुपये महीने तक लेकर जाएंगे। तो जो मुद्दे हैं वो छीने जा रहे हैं, और बीजेपी या शिवराज सिंह चौहान इस समय 18 की हार का सबक लेकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। जो उनकी बल्लेबाजी है वो एक एक करके वो सारे मुद्दे छीन रहे हैं जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल करने वाली है। तो उस समय जब उनका घोषणा पत्र जारी होगा तब वो सारी बातें या उसका 50% या 80% बीजेपी इम्प्लीमेंट कर चुकी होगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो मापदंड तय होते हैं वो हमेशा टिकट काटने के लिए होते हैं, देने के लिए सब खुला होता है। जैसा रविंद्र जी ने कहा कि मनमोहन शाह भट्टी की बेटी एक हफ्ते पहले आती है बीजेपी में और उनको एक हफ्ते बाद टिकट दिया जाता है, और उनका टिकट भी सिंगल ऑर्डर निकलता है। तीसरी सूची में अकेला नाम है मोनिका भट्टी का। तो ये वो बहुत सारी बातें हैं जिन पर विस्तार से आगे भी बातचीत होगी। लेकिन आपकी राय कि राजनीति में जो कहा जाता है उसको सच मत मानिए, क्योंकि जो उनके कहने की बातें वो कुछ और है और करने की कुछ और है। आपकी राय? देखिए, चुनाव जो है वो बहुत ग्राउंड गेम का खेल है, बराबरी का खेल है, और एक तरह का एक युद्ध है ये, राजनीतिक युद्ध। और इसके लिए तमाम फॉर्मूले और तमाम कायदे नियम, ये सब चीजें जो है ये कागज पे अच्छी लगती है, और पार्टी की बैठकों में और आइडियोलॉजिकली जब कार्यकर्ताओं को ज्ञान देना हो, सीख देना हो, तब अच्छी लगती है। लेकिन अगर आइडियोलॉजिकली अगर पार्टी चलती है तो जो विनिंग कैंडिडेट है, जो कि जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो पार्टी किसी भी राजनीतिक दल का अल्टीमेट एम क्या है? उसका एम है सत्ता हासिल करना, और सत्ता हासिल करने के लिए फिर वो सारे ही मापदंड जो है वो हवा हो जाते हैं। हम कई बार देख चुके हैं। और अभी भी जैसे ये जो सरप्राइज एलिमेंट होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, या कह लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का, तो वो जो सरप्राइज एलिमेंट था, जो कि वो चुनावी सरप्राइज देना चाह रही थी अपने घोषणा पत्र से, एक फ्रीबीज कह लीजिए, या जो करना चाह रही थी, उसको पहले ही शिवराज ने हाईजेक कर लिया है। तो शिवराज की अपनी एक फॉरवर्ड खेलने की ये जो स्टाइल है, और एक एक्सेप्टेंस जो है, स्वीकारोक्ति का भाव जो है किसी भी मुद्दे को लेकर, ईगोलेस एक उनकी जो राजनीति का जो एक सहजता है, और अहम को छोड़कर जब वो अपनी राजनीति करते हैं, चुनावी राजनीति करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने ये नहीं विचार किया कि ये तमाम चीजें कांग्रेस करने वाली है तो मैं क्यों करूं। उनको मालूम था कि चुनाव अगर कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस जीत कर आई है इसी तरह से परचम लहराते हुए इन्हीं मुद्दों पर, तो उन्होंने उसके लिए कोई कोताही नहीं बरती। उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं खेल सकता हूँ इस चीज पे, तो उन्होंने एकदम से कांग्रेस की चीज ही चुरा ली है, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा, इसीलिए चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है मध्य प्रदेश का। अदरवाइज पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। और जिस तरह से अभी भी देखिए, भाजपा जो है वो किसी भी स्तर पे कोई लूज बॉल नहीं छोड़ना चाहती है, कोई लूज फील्ड नहीं छोड़ना चाहती अपने लिए। इसलिए वो जालम सिंह का टिकट काट रही है, प्रहलाद पटेल को टिकट दे रही है, इधर आकाश विजयवर्गीय के टिकट पर क्वेश्चन मार्क लग गए हैं तमाम, और उसने कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतार दिया है, जो पूरे पार्टी के इंचार्ज से चुनाव लड़वाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर, उनको भी उन्होंने एक जगह पर चुनाव में मैदान में उतार दिया। और खास बात यह है कि ये तमाम बहुत डिफिकल्ट सीटें हैं,
कोई आसान सीटें नहीं है उन लोगों के लिए भी। तो यही जो है भाजपा, यही जो चुनाव स्टाइल है, ये इलेक्शन स्टाइल है बीजेपी का, लड़ने का जो मादा है, वही भाजपा को आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से अलग कर रहा है और एक जिताऊ या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत अहेड कर रहा है या बहुत आगे ले जा रहा है। इसकी एकमात्र वजह यही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले मैं जरूर कहूँगा कि बीजेपी पिछले 20 साल में जितनी भी एग्रेसिव रही, इस बार उसका एग्रेशन, उसकी आक्रामकता बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब वो मुद्दे छीनने के साथ साथ इस पर भी काम करें कि टिकट बंटवारे में अपनी पार्टी के जो लोग हैं उनको भी चकित कर रही है, चौंका रही है, उनको एक तरह से सरप्राइज कर रही है। जैसे आपने कहा कि सरप्राइज एलिमेंट, जो नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव समिति के संयोजक थे वो खुद मैदान में हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव थे वो खुद अब एक मोहल्ले में वोट मांगने जाएंगे। तो प्रहलाद पटेल जिसको उन्होंने टिकट कहाँ से दिया, अपने भाई की एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए छोटे भाई का टिकट काटा और बड़े भाई को टिकट दे दिया। तो कहीं चतुराई भी है, कहीं थोड़ी सी निर्ममता भी है, कहीं आक्रामकता भी है, और इस पूरे मामले में शिवराज सिंह लीड कर रहे हैं कांग्रेस के मुद्दों को छीन कर। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले सुन लेते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर भाजपा के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता हफीज अब्बास क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई मॉडल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मॉडल है, जनसेवा और विकास। और जनसेवा और विकास के पद पर समयकाल परिस्थिति के आधार पर पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है किसी राज्य विशेष के लिए कि वहां पर किस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का हर प्रत्याशी कमल का चुनाव चिन्ह होता है, उस कमल के चुनाव चिन्ह का प्रतिनिधि कौन है ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में स्थितियां बहुत भिन्न है। और अभी हमने 79 कैंडिडेट हमारे डिक्लेयर किए आकांक्षी विधानसभाओं पर, जिसमें 76 आकांक्षी, 3 पर हमारे विधायक हैं। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी तय करेगी कि इस समय के आधार पर वो कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो चुनाव मैदान में उतरेगा और जनता की कृपा प्राप्त करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा कदम ऐसा उठाया हो, जो पुराने नेता चुनाव हारे हुए थे उनको भी टिकट दिया है कि यही एकमात्र ऑप्शन बचा है। आज बीजेपी के दिग्गज नेता जो हैं, जो नेत्री हैं, वो कह रही हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए अस्वस्थ हैं, बहाने ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव नहीं लड़ने के लिए। तो आज परिस्थितियां बड़ी बदली हुई हैं। और बीजेपी का क्या है, चौथी सूची तीसरी की तरह एक नाम की फिर से निकाल देंगे, 5वीं सूची 2 नामों की निकाल देंगे। भारतीय जनता पार्टी आज चेहरों की कमी से गुजर रही है, कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि बीजेपी की हार आज साफ दिख रही है। सुनने में आया अमित शाह जी का दौरा भी रद्द हो गया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की इकाई से लोग किनारा कर रहे हैं। आप गुजरात फॉर्मूला लाइए, आप विधायकों के टिकट काटिए, आप चुनाव, जनता आपको हरा चुकी है। तो हर आदमी अपनी पार्टी को मजबूत बता रहा है, लेकिन रविंद्र कैलाश जी, बात वही है कि आप कितना चौंकाते हैं अपनी पार्टी के भीतर और अपने प्रतिपक्ष को। सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपनी एंटी इनकम्बेंसी से मुक्ति पाएगी या उससे कम कर पाएगी, जो कुछ शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और जो कुछ केंद्रीय नेतृत्व नए लोगों को लाकर कर रहा है, या लोगों को चकित करके कर रहा है। आपकी राय। राघवेंद्र जी देखिए, ये भाजपा जो है पुरानी भाजपा से बहुत अलग है। जैसे आपने कहा कि अमित शाह और मोदी की भाजपा है जी। तो इस भाजपा में जो पहले आप जो सोचते थे वो इससे कहीं बहुत ऊपर बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है उन लोग की। और जिस तरह से उन्होंने जो पहली 2 लिस्ट जारी की, उन लिस्टों में जो आपने देखे होंगे तो उन लिस्टों से आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी जानते हैं कि इसको किस तरह से तोड़ा जा सकता है। रविंद्र जी, उससे तो अंदाज ये भी लग रहा है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ज्योतिराज सिंधिया भी मैदान में उतरेंगे, क्या विष्णुदत्त शर्मा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मैदान में उतारे जाएंगे। तो अंदाज तो अब लोग को पता नहीं क्या क्या लगा रहा है, क्योंकि अब अंदाज के लिए भी लोग आउट ऑफ फ्रेम सोच रहे हैं जी। ये जो बड़े बड़े नाम उतारे जा रहे हैं, इसके पीछे भी उनका एक गणित है कि ये जो एक सीट से कम 3 से 4 सीटें प्रभावित होती है इन बड़े नेताओं के नाम से जी। तो उनका ये यानी जो 60-70 सीटें ये बड़े नेता उससे कवर करेंगे। मगर इसमें एक और बात ये है कि जो सीट ये टिकट काटे गए हैं उनमें बीजेपी जो नेतृत्व है उसने कुछ विधायकों की जो कार्य क्षमता थी उसको भी देखा है, कुछ की जो है उसकी छवि को देखा। तो कार्य क्षमता में जो इंदौर के जो आकाश विजयवर्गीय वो बाहर किए गए, और जो जिनकी छवि खराब थी उसमें जालम सिंह पटेल हैं, और जो जिस तरह से जो केदार शुक्ला जी का टिकट कटा है उसमें वो भी जो है कहीं ना कहीं पार्टी को जो है नुकसान पहुंचाने वाली छवि। तो इस तरह से जो वो एंटी इनकम्बेंसी
कोई किसी न किसी तरह से तोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसमें मेरे को लगता है कि वो करीब अभी तक जो सफल हो गए हैं, और कांग्रेस को जो है इस एंटी इनकम्बेंसी का जो जितना फ़ायदा मिलना था वो मिलने की अब संभावना नहीं दिखती। तो कुल मिलाकर मेरा तीनों साथियों से जरूर ये पूछना है, हालांकि सवाल करने का वक्त खत्म हो चला, लेकिन जरूर जिस ढंग से बीजेपी ने रणनीति अपनाई है, जिस ढंग से टिकट का दौर शुरू किया बांटने का, कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति को बदलने पर बहुत ताकत से विचार विमर्श शुरू किया होगा, क्योंकि जो कुछ वो सोच रहे होंगे अब उनके पूरे गणित फेल हो गए। अगर नरेंद्र सिंह तोमर है तो खिलाफ में कोई मजबूत आदमी लाना पड़ेगा, प्रहलाद पटेल के खिलाफ अच्छा आदमी लाना पड़ेगा, कैलाश विजय के खिलाफ कोई मजबूत कैंडिडेट लेकर आना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो चौंकाया है अमित शाह और मोदी ने भाजपा के लोगों को, उतना ही चौंकाने वाला, उतने ही एक तरह से सरप्राइजिंग एलिमेंट्स कांग्रेस के भीतर भी पहुंचा है। और कांग्रेस जरूर अपनी रणनीति को बदलेगी, और उनके टिकट वितरण में जो देरी हो रही है उसकी एक वजह ये भी लगती है, चर्चा खत्म हो चली है, लेकिन ये बता दें कि जो खबरें आ रही है जन आक्रोश रैली के बाद 5 अक्टूबर के बाद कांग्रेस की सूचियां आना शुरू हो जाएगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वहां भी धमाकेदार नाम आ सकते हैं भाजपा के खिलाफ। तीनों मेहमानों का बहुत साधुवाद। रमेश जी आपका धन्यवाद, रविंद्र जी आपका भी, और जयश्री जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। अभी तक तो हमने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी किस तरह रोकी जाएगी, बीजेपी में ये दिखने भी लगा है। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।